आपका प्लान है मारने का सामने वाले। ये तो साफ साफ दिख रहा है। कल अभिषेक बनर्जी पे हमला होता है, आज सांसद है कल्याण बनर्जी, उनके ऊपर हमला हो जाता है। जब इतने बड़े बड़े नेताओं पे हो रहा है तो जो आम कार्यकर्ता उनका रहा होगा या छोटा नेता जिले का तहसील स्तर का नेता रहा होगा टीएमसी का, उसके साथ क्या हाल हो रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, हिंसा नहीं हुई। लेकिन अब हिंसा क्यों हो रही है, एक हिंसा का दौर क्यों चल पड़ा है। बीते रोज अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, उन पर जानलेवा हमला किया गया। ममता बनर्जी इसे साजिश बता रही है भारतीय जनता पार्टी की। और आज कल्याण बनर्जी, टीएमसी के दूसरे बड़े नेता, सांसद, उनके ऊपर हमला कर दिया गया, उनके सिर पर हमला किया गया। वहां पर भी एक कोशिश की गई जान से मारने की। तो फिर ये चल क्या रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही थी कि अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, वो जो हिंसा का दौर है उसको हम पीछे छोड़ आए हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये कौन सा बदला लिया जा रहा है और किन लोगों से बदला लिया जा रहा है। और ये बदला के समाज के भीतर एक जहर को नहीं घोल रहा है जो आगे आने वाले समय में हम पर ही भारी पड़ने वाला। करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, पश्चिम बंगाल में हालात खराब नजर आ रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। बीते रोज अभिषेक बनर्जी पर हमला किया गया, ममता बनर्जी के भतीजे पर, और अब जो है कल्याण बनर्जी पर हमला किया गया है। तो ये हमले क्या दिखा रहे हैं, क्या प्रायोजित तौर पर ये हमले किए जा रहे हैं, जैसा कि आरोप टीएमसी लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए हिमांशु जी, पहले जो हिंसा वर्ड था या हिंसा के बारे में, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो जहां हिंसा की बात आती थी वहां निंदा करता था, लिखित में भी निंदा करता था। पत्रकार भी अगर कोई खबर लिख रहा है तो हिंसा लिखने के बाद कहीं ऐसी एक अगली लाइन आती थी जिसमें हम उसकी निंदा कर सके। आज हिंसा वर्ड एक ऐसा हो गया है, या सचमुच हिंसा ऐसी हो गई है जिससे लोगों पर फर्क ही नहीं पड़ता। अगर हम वेस्ट बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये तो अपने कर्म भुगत रहे हैं पिछले, और जनता बदला ले रही है। तो भाई, अगर जनता ऐसी है, जनता बदला ले रही है, तो इसका मतलब वो 5 साल के बाद आपसे भी बदला लेगी। वो तो जनता अगर ऐसी है तो जनता बदला लेगी। और आपने सत्ता में आप आ गए हैं, आम राम राज शुरू हो गया है वहां पे। तो भाई, राम राज अगर शुरू हो गया तो कानून व्यवस्था अच्छी करिए आप। आपके राज में ऐसे कैसे हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल सियासत इस मुहाने पे पहुंच गई है कि बदले इस प्रकार से लिए जा रहे हैं। पहले चुनाव हरा के बदला लिया जाता था, आजकल चुनाव हराने से गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं खून बहे, लोग मरे, आगजनी हो, तोड़ फोड़ हो। आप पत्थर मार रहे हैं और सिर में मार रहे हैं। आप लाठी मार रहे हैं, सिर में मार रहे हैं, मतलब आपका प्लान है मारने का सामने वाले को। ये तो साफ साफ दिख रहा है। कल अभिषेक बनर्जी पे हमला होता है, आज सांसद है कल्याण बनर्जी, उनके ऊपर हमला हो जाता है। जब इतने बड़े बड़े नेताओं पे हो रहा है तो जो आम कार्यकर्ता उनका रहा होगा या छोटा नेता जिले का तहसील स्तर का नेता रहा होगा टीएमसी का, उसके साथ क्या हाल हो रहा होगा, इसकी भी कल्पना हमें करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का पैमाना अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पैमाना है। दिल्ली के लिए अलग पैमाना है, उत्तर प्रदेश के लिए अलग पैमाना है, महाराष्ट्र के लिए अलग पैमाना है, वेस्ट बंगाल के लिए अलग पैमाना। भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता लाने के लिए शाम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े। आप ये देखिए कि आज जो सरकार वेस्ट बंगाल में है, आज भी मैं उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मानता। वो ममता बनर्जी की सरकार है, ऐसे लोगों की सरकार है जो कोई जबरदस्ती लाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, या लालच में या डर में भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और वो आज सत्ता में हैं और एक दबाव में इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं वो। और इस तरह की चीजें हो रही हैं कि ममता बनर्जी को कोने में सरका दिया गया है, और हिंसा भड़काने का मतलब यह है कि बाकी चीजें उसमें दब जाएंगी।
यही शुभेंदु अधिकारी कल तक तो ममता बनर्जी की पार्टी में थे और कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, मंत्री थे, रिश्वत ले रहे थे, करप्ट थे। आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि ऐसे क्रांतिकारी राज्यों में वो क्रांतिकारी लोग ही कर सकते हैं, चाहे आसाम हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो। ऐसा कोई व्यक्ति इनको कर्नाटक में नहीं मिला, नहीं तो कर्नाटक में भी अभी तक इनकी सरकार बन गई होती। बड़ा इन्होंने डोरे डाले थे शिव कुमार पे, लेकिन उस शिव कुमार को ये खींच नहीं पाए, वो जेल भेज दिया। 5 साल 5 महीने जेल में रहे, खूब उनको जो है प्रताड़ित किया, लेकिन वो टूटे नहीं। अगर वो टूट जाते तो आज वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पहले ही बन चुके होते, 2-2.5 साल पहले ही कर्नाटक में। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। दुर्भाग्य ये है कि राजनीति की इस मुहाने पे पहुंच गई है। चर्चा हम ये कर रहे हैं, इस तरीके से अगर हमले हो रहे हैं, इस तरीके से अगर वही पार्टी जो आज तक सत्ता में थी, 15 साल सत्ता में थी, और वो अगर इस हालात में आ गई है कि उसको सुरक्षा करना मुश्किल पड़ रहा है, तो हमें चिंता आम आदमी की है। हमें चिंता जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनकी है, या जिस प्रकार से दूसरी चीजें हैं, पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, क्या वो अपना काम ईमानदारी से करेगी या कर पा रही है या आगे होंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वेस्ट बंगाल बहुत सेंसिटिव राज्य है और वहां इस तरह का कत्लेआम चलता रहता है। इस बार हमें बड़ा अच्छा लग रहा था कि चुनाव में बहुत ज्यादा कत्लेआम नहीं हुआ, बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु नहीं हुई, नहीं तो वहां पे हर चुनाव में बहुत सारी मौतें होती हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के बाद वो सिलसिला शुरू हो गया हिंसा का। चुनाव के बाद हिंसा रुक नहीं रही है। तो जो दल सत्ता में आया है, क्या उसका कर्तव्य हिंसा को रोकना, नया सिस्टम बनाना, एक नई लाइन खींचना है, या ये कह के पल्ला झाड़ लेना है कि इनके कर्म है, ये भुगत रहे हैं और जनता इनसे बदला ले रही है। तो अगर जनता को ही कानून चलाना है, जनता को ही बदला लेना है, तो सरकार किस लिए आई है? ये भी तो जवाब दे। आप किस लिए आए? आप किस लिए मुख्यमंत्री हैं? आप किस लिए संतरी मंत्री हैं? आपने प्रशासन किस लिए हाथ में लिया है? ये टिप्पणी करने के लिए? तो मुझे लगता है कि राजनीति में ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस ओर आज देश की राजनीति जा रही है। जी। अच्छा, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि अगर हेलमेट ना पहना होता अभिषेक बनर्जी ने, तो फिर सिर पर सीधे चोट लगती और उनकी जो है मृत्यु भी हो सकती थी, उनकी जान जा सकती थी। और दिख भी रहा है जिस तरह से वीडियोस क्योंकि सामने आए हैं, तो जिस तरह से पत्थर मुंह पर मारे जा रहे हैं, हेलमेट नहीं होता तो बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस कहां चली गई थी, क्योंकि सांसद है, कोई ऐसा तो है नहीं अभिषेक बनर्जी कोई छोटे मोटे आम आदमी है, सांसद हैं, इस देश की सबसे बड़ी संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं अपनी पार्टी का। सब सारी सिक्योरिटी गायब, सब कुछ गायब। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जो अपने एक्स हैंडल पर फोटोज डाल रही है, लोगों को बाकायदा गोल गोल बना के घेरा कि ये देखिए ये हैं, ये बीजेपी वाले हैं या फिर ये इन पार्टी से जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं, सब कुछ तो सामने है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ये झुठला देगी क्या कि हमारे लोग वहां पर नहीं थे क्या? क्योंकि उनकी सरकार है, उनके हाथ में सब कुछ है। और कहा जा रहा है कि अस्पताल में इलाज तक भी सही से नहीं होने देना चाहते थे ये लोग। इस बात के लिए जो वहां स्टाफ था उसको धमकाया जा रहा था फोन करके। ममता बनर्जी ने कल आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। नहीं, देखिए हिमांशु, जो खबर आई है वहां से ये हुआ है कि जब अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया अभिषेक बनर्जी को, तो वहां उनको एडमिट करने से मना कर दिया। और बाद में यहां तक खबरें आई हैं सूत्रों के हवाले से कि अपोलो के मालिक ने यह कह दिया कि अगर हम इनका इलाज करेंगे और इनको एडमिट करेंगे तो प्रशासन हमारे खिलाफ एक्शन लेगा, तो लिहाजा हम इनको एडमिट नहीं करेंगे, आप इनको घर ले जाइए। आप ये सोचिए, ये परिस्थितियां वहां पे बन चुकी हैं। अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं तो हालात किस प्रकार के होंगे ये आप समझ लीजिए। दूसरा बताते हैं कि बाद में ममता बनर्जी से राहुल गांधी की बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सीरियस हालत है तो आप इनको हैदराबाद शिफ्ट कर दीजिए, हम लोग इनको जो है हैदराबाद में एडमिट करा देते हैं, क्योंकि हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार है। और बात यह है कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं इस तरह की चिंताओं से मुझे लगता है
कि अब चिंताओं पे विचार कर रहा है कि इस तरह की चिंताएं अब खाली ममता बनर्जी के साथ ही नहीं, बाकी राज्यों में दूसरे लोगों के साथ भी हो सकती है। तो इससे कम से कम इस घटना से ये है कि इंडिया गठबंधन आपस में कुछ इस तरह की बातचीत शुरू कर रहा है कि आगे क्या किया जाए। और अभी आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग भी हो रही है, तो ये मुद्दे सारे उठेंगे और उसके बाद मानसून सेशन में फिर वो हंगामा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए हिमांशु, अभी वेस्ट बंगाल में सरकार बने हुए, मतलब महीना भर भी नहीं हुआ है, अभी लगभग 24-25 दिन हुए हैं सरकार बने हुए। और ये हालात है प्रदेश में कि इस तरह की घटनाएं शुरू हो गई। मैं फिर आपको कहता हूं कि ये कलकत्ता में हो रहा है, ये वीआईपी के साथ हो रहा है, और इसमें से सांसद के साथ भी सुरक्षा कर्मी होंगे, और अभिषेक भी सांसद हैं, उनके साथ भी सुरक्षा कर्मी होंगे, उसके बावजूद इस तरह की घटना हो जाती है। तो मैं उनकी चिंता कर रहा हूं कि जिनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती है और वो कलकत्ता से दूर हैं, तो उनके साथ क्या हो रहा होगा वो तो खबर भी नहीं शायद बन पाएगा। तो ये हालात आपके राज्य में हो रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, राम राज्य शुरू हो गया है। अब वहां पे ना मछली चलेगी और ना कोई दूसरा जो है गाय कटेगी। अब गाय की भी उन्होंने नई डेफिनेशन कर दी है कि 14 साल से बड़ी बालिग गाय होनी चाहिए, तब देख लेंगे उसका। नहीं, गाय को तो लेकर तो सर मामला उल्टा पड़ गया ना। गाय तो मुसलमानों ने कह दिया कि इनको राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, तो बीजेपी वाले तो कुछ बोले नहीं, ही नहीं। मतलब ये नहीं तो वो नहीं करेंगे ना। ये देखिए, अगर आप इनको इन्हीं की बातों पे घेर लेंगे तो फिर ये मौन हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, मौन साध कर बैठ जाते हैं। मोनी बाबा भी तो है ना ये। तो इनको जब इन्हीं के मोर्चे पे आप घेर लेंगे, फिर ये शांत हो जाते हैं, दुबक जाते हैं या गायब हो जाते हैं। अब ये गाय के मामले में तो ये दुबक गए हैं। ये गौ माता कर रहे थे। राजस्थान की एक गौशाला में सैकड़ों गाय मरी हुई मिली हैं, वो तड़प तड़प के मरी हैं, बिना पानी के, बिना खाने के। गौ रक्षा हो गई है इनकी। गौ रक्षा के नाम पर रैकेट चल रहा है कई कई राज्यों में, कई देशों में, सॉरी कई प्रदेशों में, और कई राजधानियों में चल रहा है, इंटर स्टेट चल रहा है। और उसमें जब भी पकड़े जाने की बात करती, इन्हीं के कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं जो पैसे लेके गायों की हत्या करते हैं, या गाय को छुड़वाते हैं, या गाय को पकड़ते हैं, या गौ रक्षा के नाम पे वो अपनी एक धंधा चला रहे हैं। आप ये देखिए कि जो किसान गाय को पालता था, वो अगर पालना भी चाहता है और वो कहीं उसको लेके जाना चाहता है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो कई बार उस पर ही हमले हो जाते हैं कि यही है गौ तस्कर, यही है। किसान भी अपनी गाय को लेकर नहीं जा सकता। आपने देखा भी मथुरा में एक साधु की हत्या हो गई, उसकी मामूली लिंचिंग हो गई कि ये गो गो ले जा रहे हैं, काटने के लिए गाय ले जा रहे हैं, जबकि वो तो बचा नहीं जा रहे थे। तो इस तरह का एक हवा है कि ये लोग हवा कर देते हैं, हल्ला कर देते हैं, गौ तस्कर है, गौ तस्कर है। अभी कई जगह ऐसे किसान पकड़े जाते हैं। वेस्टर्न यूपी में अगर कोई किसान अपनी गाय को, गाय बीमार है, उसको अस्पताल ले जा रहा है, अगर 4 लोगों ने पीछे से हल्ला कर दिया, गाय काटने के लिए ले जा रहा है, तो पता चला उसी की मामूली लिंचिंग हो जाएगी। वो बोलने ही नहीं देंगे उसको कि मेरी गाय है, मैं किसान हूं, बीमार है गाय, हॉस्पिटल ले जा रहा हूं, उसको इतना मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थितियां इन्होंने देश में कर दी है गाय के नाम पे। और गाय की रक्षा क्या आप कर रहे हैं? देखिए, ये एक रैकेट है जो मुझे लगता है इसमें विदेशी लोग भी शामिल हैं, कि हमारी जो असली देसी गाय है उसको बर्बाद करने के लिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। और जो अमेरिकन गाय है, मिक्स गाय है, जर्सी गाय है, जो खाली नाम गाय है उसका, और कोई गाय के कोई गुण उसमें नहीं है, वो हमारे सिर पे लादी जा रही है। किसानों ने गाय पालना छोड़ दिया है। आप दुनिया भर की चीजों पर सब्सिडी देते हैं, आप दीजिए किसान को सब्सिडी। आप कहिए भाई गाय पालिए किसान, हम आपको सब्सिडी देंगे, और जो किसान 2 गाय पालेगा उसका दूध भी हम खरीदेंगे, महंगा दूध खरीदेंगे। गाय का दूध अमृत होता है, गाय का घी अमृत होता है, वो दवाई के लिए काम आता है। अगर वो 2,000 रुपए किलो भी मिल रहा है उसका घी, वो तब भी सस्ता है, लीजिए उसको दीजिए। नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनकी मानसिकता नहीं है। इनकी मानसिकता गाय बचाने की नहीं है, इनकी मानसिकता गाय के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाने की है। आपने देखा अभी वो बनारस वाले जो शंकराचार्य हैं, वो गाय के नाम पर ही तो तब से बोल रहे हैं गाय बचाओ, गाय बचाओ, गाय को घोषित करो।
लेकिन वो शंकराचार्य है ही कहाँ सर? हाँ, तो उनको फर्जी शंकराचार्य घोषित कर दिया। उनको कह रहे हम शंकराचार्य मानते ही नहीं है। कल तक वो शंकराचार्य थे, जब तक उनसे को फायदा हो तब उनको सम्मान दिया जा रहा था शंकराचार्य का। अब वो किसी काम के नहीं बचे तो वो फर्जी घोषित कर दो, शंकराचार्य है नहीं। तो ये जो दोहरा चरित्र हो गया है आजकल सियासी दलों का और खासकर भारतीय जनता पार्टी का, तो मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि आज आप सत्ता में हैं और कल को ऐसा दिन भी आएगा कि आप सत्ता में नहीं रहेंगे। तो आप जैसे दूसरों के साथ कर रहे हैं, कल को जब आपके साथ भी होगा तो आपको क्या कैसा लगेगा, इस पे विचार इनको करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी। अच्छा, बंगाल में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो तो एक तरफ है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ बड़े ठसक के साथ कहते हैं मंच पर खड़े होकर कि आप कोई अपराधी नहीं है जो मतलब ऐसे खुले में घूम रहा हो, सारे माफिया गुंडा सब जो है बाहर चले गए। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था अगले दिन मीटिंग कर रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है तो उस पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, अफसरों को फटकार लगा रहे हैं। 8 जिलों के डीएम एसपी से मीटिंग की, लखनऊ में एसीपी समेत 2 इंस्पेक्टर को हटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डांट फटकार लगा रहे हैं। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि सब भाग गए बाहर, सब कुछ ठीक चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ जो है बड़ी नाराजगी जता रहे हैं। नहीं, देखिए हिमांशु, जिस प्रकार से जब योगी जी सत्ता में आए थे और इन्होंने लगातार रिकॉर्ड अपने नाम किया था एनकाउंटर का, उसके बाद इस तरह की थोड़ा सा एक रुतबा उस तरह का बना था, लेकिन बाद में वो लगातार चल नहीं रहा है। और जो योगी 2 चल रहा है, योगी 2 के पिछले 1 से 1.5 साल में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और पुलिस में भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जो अपराधी हैं, भूमाफिया हैं और जिनके नंबर 2 के धंधे हैं, वो सिस्टम को समझ चुके हैं और वो सिस्टम में आ चुके हैं। और भ्रष्टाचार जब होता है वो ऊपर से नीचे तक होता है। तो इसलिए क्या है कि शांति बनी हुई है और जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो प्रिंट ना हो पाए, वो मीडिया में ना जा पाए, उसका इंतजाम यहाँ पे जो इनका मीडिया का जो विभाग है वो बखूबी कर रहा है कि कोई भी नेगेटिव खबर सरकार के खिलाफ नहीं छपेगी। मैं आपको कई बार जिक्र करता हूं इस बात का, चाहे वो प्रदेश का मीडिया हो चाहे देश का मीडिया हो, वो पत्रकार, वो मीडिया संस्थान कहां चले गए जो महीने में 1 या 2 स्टिंग ऑपरेशन करते थे? कहां चली गई वो तहलका मैगजीन जो भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों का स्टिंग ऑपरेशन उसने किया था और बंगारू लक्ष्मण जैसे इस्तीफा देकर भाग लिए थे? कहां हैं वो लोग? कहां हैं वो लोग जो राशन के, जब शीला दीक्षित की सरकार में राशन चोरी हो रहा था और कई सारी टीमें राशन के ट्रकों के पीछे लगी हुई थी और बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था? कहां हैं वो जो कांग्रेस के कई सारे स्टिंग ऑपरेशन संस्थान करते थे? वो कहां चले गए सब पत्रकार, सब मीडिया संस्थान? भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हमको सूचना देते थे कि कांग्रेस में क्या क्या घोटाले घपले चल रहे हैं। लेकिन यहां इसके लिए ये भी है कि कांग्रेस वाले ना होमवर्क करते हैं, ना उनके पास जानकारी होती है कि वो किसी मीडिया को दें और कोई हम जैसा मीडिया उस पर चर्चा भी करे। उनके पास रिसर्च नहीं होती अपनी। तो इसलिए ये सारी चीजें बंद हो गई हैं, सिस्टम सेट हो गया है सब जगह। कहीं डर है, कहीं पैसा है, कहीं लालच है, तो हर व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस हो, सबको उसके अलग अलग तरीकों से कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। मैंने 3 बड़े कारण आपको बताए हैं। किसी को डर है, किसी को लालच है और कोई किसी दूसरे चक्कर में है कि मुझे शायद पार्टी में टिकट वगैरह मिल जाए, कल को मंत्री वगैरह बन जाऊं, तो उसको तीसरा कारण भी उसके लिए है। तो कारण अनेक है और भ्रष्टाचार एक है। तो यही देश में चल रहा है और मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे अगर इस तरह की चीजें चलेंगी तो आने वाले समय में क्या होगा, जो आप एक पैमाना बना रहे हैं, जो एक फॉर्मूला सेट कर रहे हैं, तो कल को जो भी सियासी दल आएगा वो इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करेगा, वो इसी सांचे में फिट होने की कोशिश करेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।